हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज इस लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के मरुस्थल। इससे संबंधित किसी भी वनडे एग्जाम में और स्पेशली आरएस मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वही 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक की पर्टिकुलरली की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्कर भी बन सकता है और 10 मार्कर भी बन सकता है। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन देना चाहें तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी पर्टिकुलरली डेजर्ट का नाम दे दिया, उसके बारे में आपको लिखना है, तो वहां से संबंधित वो कहां पर है डेजर्ट, किसी बड़े डेजर्ट का हिस्सा है तो उसका नाम लिखना है आपको, उसकी लोकेशन आप लिख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वो। इसके अलावा वहां पे अगर कोई जनजातियां निवास करती हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं, वहां पर किसी प्रकार का खनिज मिलता है तो उसकी चर्चा हम उसमें कर सकते हैं। तो इन सारे ही आयामों की चर्चा हम इस वीडियो में भी करेंगे कि कोई मरुस्थल कहाँ पर है, वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, वहां पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं, और इसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी एनालिटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं कि यहाँ मरुस्थल का निर्माण क्यों हुआ है, इन सारे आयामों की चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये है कि आपको हर डेजर्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम इस मैपिंग से शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। कोशिश कीजिएगा कि आप क्लास में ही इनको याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये एक विश्व के मरुस्थलों का नक्शा है, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहां पर स्थित है। शुरू कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में आप देखोगे कई तरह के मरुस्थल आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर इन जनरली हम बात करें मरुस्थलों की तो 2 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो गर्म मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल या ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थलों की अगर हम बात करें तो हम ये मानते हैं कि वो उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध में, या हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जोन या टॉरेड जोन में ये मरुस्थल स्थित होते हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंध के बाहर जितने भी मरुस्थल होते हैं उनको हम ठंडे मरुस्थल बोलते हैं, शीत मरुस्थल बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया इसके अंदर गोबी का मरुस्थल, हम देखेंगे अभी बहुत सारे मरुस्थल। भारत में अगर हम बात करें तो लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वो भी एक तरह से ठंडा मरुस्थल है। अब हम जब ठंडे मरुस्थलों की बात करते हैं तो हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो पोलर रीजन हो गया। इस पूरे कैटेगराइजेशन को एक बार अगर हम देखें तो हम इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, डेजर्ट्स या मरुस्थल जो हो गए। सबसे पहले हॉट डेजर्ट हो गया यानी कि गर्म मरुस्थल, या कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल। अब हॉट डेजर्ट कहां से कहां आ गया, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यानी इसको हमने क्या बोला, उष्ण कटिबंध में स्थित है, या इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिकल जोन या टॉरेड जोन में ये स्थित होते हैं। फिर अगर हम ठंडे मरुस्थल की बात करें तो इनको हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं सब ट्रॉपिकल कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पोलर डेजर्ट्स यानी कि ध्रुवीय मरुस्थल। क्योंकि आपको पता है कि ध्रुवों में हमेशा बर्फ जमी रहती है तो वो एक तरह से मरुस्थल ही है। तो सबसे पहले मरुस्थल का क्या होता है, मरुस्थल बनने की कंडीशन क्या है ये हम जान लेते हैं। मरुस्थल बनने का मतलब है कि वहां पे जो वर्षा होती है, यानी कि जो वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, ये कम होना चाहिए। किससे, वाष्पीकरण से, इवेपोरेशन से क्या ज्यादा होना चाहिए, इवेपोरेशन ज्यादा होना चाहिए वर्षण से, यानी कि जितना भी वाष्पीकरण हो रहा है वो वर्षण से ज्यादा होना चाहिए। यानी पानी कम आया, पानी ज्यादा उड़ गया। इन जनरल अगर हम वर्षा की बात करें तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम मरुस्थल की कैटेगरी में रखते हैं। मरुस्थल का एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है वहां की वेजिटेशन। किसी भी मरुस्थल की जो वेजिटेशन होती है, उसकी वनस्पति, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। जनरली वनस्पति को देखकर ही हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये मरुस्थल है या नहीं। और इन मरुस्थलियों को बोला जाता है, वनस्पतियों को बोला जाता है जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति। जो मरुद्भिद वनस्पति होती है इसके अंदर क्या क्या शामिल करते हैं हम, जनरली इसके अंदर शामिल किया जाता है कैक्टस
नागफनी है ना, अकेशिया, इसके अलावा जो हमारी कांटेदार झाड़ियां होती हैं, थॉर्नी बुशेस, वो कांटेदार झाड़ियां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं थॉर्नी बुशेस। अगर हम बात करें, जैसे आपको पता ही होगा नखलिस्तान के बारे में, मरुस्थल में एक ऐसी जगह जहां थोड़ा बहुत पानी हो, अगर ऐसा कोई स्थान है उस मरुस्थल में तो डेट पाम यानी कि खजूर भी वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो डेट पाम, खजूर, क्योंकि राजस्थान में भी इसको काफी एम्फेसिस दिया जा रहा है खजूर की खेती पर। तो आपसे इस बार पर्टिकुलरली एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान के अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेगिस्तान के अंदर या डेजर्ट में डेट पाम एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है, यानी खजूर की खेती की क्या संभावनाएं हैं, और पर्टिकुलरली राजस्थान पे एम्फेसिस कर सकते हैं इसको। तो भाई राजस्थान में एक तो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। इसके अलावा अगर थार का मरुस्थल हमारे यहाँ इतना शुष्क भी नहीं है, क्योंकि हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्धशुष्क, और अर्धशुष्क भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में हमारे पास, मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा वर्षा प्राप्त हो जाती है। काफी सारी झीलें भी हैं हमारे यहाँ, कुछ प्राकृतिक कुछ कृत्रिम जो है। तो इस तरीके से खजूर की खेती हमारे यहाँ काफी अच्छी संभावित है। और इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूरे विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है। हालांकि अभी हम देखेंगे और मरुस्थलों में भी लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, पर राजस्थान में ऐसा है, मतलब पूरे जो भारत में थार का मरुस्थल है, ये ऐसा है कि पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी थार में है। तो वो राजस्थान में भी हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि हमारे पास मानव संसाधन भी मरुस्थल में उपस्थित है, जो हमें इस एग्रीकल्चर में, कृषि में सहायता कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वनस्पति यहाँ मिलेंगी मुख्यतः, तो ये वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और भी वनस्पति होती है, पर ये यहाँ की, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो वनस्पतियां हैं ये मरुस्थल में है और ये एरिया मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ की वेजिटेशन हो गई। तो किसी भी मरुस्थल में एक तो वर्षण कम होना चाहिए, वाष्पीकरण ज्यादा होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्राइटेरिया जनरली हम मानते हैं, और ये वनस्पतियां वहां पाई जानी चाहिए। अगर हम कोपेन की बात करें, जलवायु वर्गीकरण में हम मुख्यतः जो वर्गीकरण एक्सेप्ट करते हैं वो है कोपेन महोदय का। और कोपेन ने जो मरुस्थल की सिंबल बनाया है वो बनाया है BWHW। इसमें जो बी होता है, बी का मतलब होता है वाष्पीकरण वर्षण से ज्यादा है, यानी वही इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। दूसरा बनाया है कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब सीधे सीधे मरुस्थल होता है कि यहाँ पर मरुस्थल पादप मिलने चाहिए, 0 यानी मरुद्भिद मिलने चाहिए, तो हम उसे डब्ल्यू बोलेंगे। ये बेसिकली वेजिटेशन के अकॉर्डिंग है, 0 मिलेंगे मतलब वो डब्ल्यू कैटेगरी है। और स्मॉल एच मतलब गर्म मरुस्थल को बताते हैं। ये मरुस्थल कैसा है, गर्म है। और यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है, यानी वार्षिक औसत तापमान जो है इसका 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। एनुअल एवरेज टेम्परेचर, वार्षिक औसत तापमान कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस से इसका ज्यादा रहने चाहिए। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो वर्षा हो रही है वो ग्रीष्म ऋतु में हो रही है, और शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। शुष्क शीत ऋतु और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी विंटर ड्राई, समर रेन, इसको हम बोलते हैं स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कोपेन महोदय का वर्गीकरण है। एग्जाम में अगर आपसे पर्टिकुलरली किसी डेजर्ट की बात की जाए तो आप टेक्निकल वर्ड जरूर लिखेंगे मेंस के अंदर। तो मरुस्थल के संदर्भ में टेक्निकल टर्म क्या हो गया, ये BWHW, जो कि कोपेन के अकॉर्डिंग मरुस्थल को दर्शाता है। और इसमें हम बात करें हमारे राजस्थान में जो पर्टिकुलरली 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, उसे हम BWHW कैटेगरी में रखते हैं। इन सारे सिंबल्स का मतलब ये है, तो इनको आप एग्जाम में इजीली यूज कर सकते हैं अगर आपको वर्ड लिमिट अच्छी मिल जाती है। जैसे 50 शब्द लिखने को मिल जाते हैं, 100 शब्द लिखने को मिल जाते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए किसी मरुस्थल के बारे में, और आपको ज्यादा कुछ नहीं पता हो उस मरुस्थल के बारे में, सिर्फ ये पता हो कि वो मरुस्थल कहाँ पर है, तो अगर वो गर्म मरुस्थल है तो आप इजीली ये वर्ड यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है, तो इससे क्या है, आपकी थोड़ी वर्ड लिमिट कंज्यूम हो जाएगी और आपको थोड़े आपके आंसर में थोड़ा दिखने भी लगेगा कि हाँ कुछ तो लिखा है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ लोकेशन पता है तो उससे 2 नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर मिल पाएगा। तो आपको आधे को 2 तक पहुंचाना है। अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप कुछ तो लिखेंगे। तो इस तरह की चीजें आपके आंसर को वजन दे देती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे मरुस्थल से संबंधित। अब विश्व के मरुस्थलों को हमने 2 कैटेगरी में बांट लिया था,
ठंडे और गर्म मरुस्थल। तो अगर हम बात करें पूरे विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से, तो वो तो ध्रुवीय मरुस्थल ही होंगे, पोलर डेजर्ट्स ही होंगे, क्योंकि अंटार्कटिका हम बात करें तो पूरा का पूरा अंटार्कटिका मरुस्थल ही है, ठीक है, और वो पोलर डेजर्ट है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा मरुस्थल इन जनरल क्या कहलाएगा, अंटार्कटिका कहलाएगा, और दूसरे नंबर पे बड़ा मरुस्थल कहलाएगा आर्कटिक, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ध्रुवों पर स्थित है। अगर हम इसको लोकेशन देखें तो पूरा उत्तरी ध्रुव के पास वाला जो एरिया है ये आर्कटिक डेजर्ट है, आर्कटिक मरुस्थल है, और नीचे अंटार्कटिक के पास वाला मरुस्थल ये अंटार्कटिक डेजर्ट है ना, अंटार्कटिका मरुस्थल है। पर लेकिन इन जनरल जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, तो हम इनको नहीं पढ़ते क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपसे मरुस्थल के संदर्भ में मरुस्थलों का वर्गीकरण या कोई ऐसा प्रश्न बन जाता है मेंस के अंदर, तो आप कुछ तो अपने आंसर में डिफरेंट लिखेंगे जो औरों से अलग हो, तो आप जरूर से इनको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आर्कटिक मरुस्थल, अंटार्कटिक मरुस्थल। अब इन जनरल हम गर्म मरुस्थलों की बात करें तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आपको पता ही है, सहारा है, और ये कहां पर स्थित है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सहारा, अरब और ये थार, ये अरेबियन मरुस्थल है और ये थार का मरुस्थल है। तो जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत है, जो ये बताती है कि प्लेटों में मूवमेंट के कारण वर्तमान विश्व की ये संरचना हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले ये सारा भूभाग एक था, तो ये सारा मरुस्थल भी जुड़ा हुआ था, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल या ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, ठीक है। तो इसका ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका, अरब और थार, ये तीनों मरुस्थल जो हैं वो जुड़े हुए थे और एक ही हिस्से के हैं। पर लेकिन अभी वर्तमान में तो अलग अलग हैं, तो हम इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। ये हो गया सहारा का मरुस्थल, ये अरब का मरुस्थल है। अरब के अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग नाम मिले हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरब में, सऊदी अरेबिया में इसका नाम है रब अल खाली, रब अल खाली, ठीक है। इसके अलावा ईरान में बात करें हम, तो ईरान में इसको दश्ते लुत्फ, दश्ते लुत्फ और दश्ते काबिर इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर है ये सारा अरेबियन डेजर्ट ही। तो आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलरली कि रब अल खाली कहां पर है, तो बेसिकली अरेबियन डेजर्ट ये, सऊदी अरब में इसको रब अल खाली बोलते हैं, ईरान में दश्ते लुत्फ, दश्ते काबिर बोलते हैं। ईरान वाला डेजर्ट हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और फिर ये हमारा गया थार मरुस्थल है ही। थार मरुस्थल जो आपको पता है ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, सिर्फ भारत में नहीं है, हाँ, हालांकि इसका 80% हिस्सा, 80% हिस्सा भारत में है, लेकिन 20% हिस्सा इसका पाकिस्तान में लगता है। तो ये थार हमारा डेजर्ट हो गया। तो सहारा डेजर्ट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अलावा एक अगर हम बात करें महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी प्रमुख रेगिस्तान या मरुस्थल नहीं है, कोई भी मेजर डेजर्ट यूरोप के अंदर नहीं है। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो वो यूरोप है। एशिया में हम बात करें तो एशिया में ये तो मरुस्थल आ गए ईरान वाले, है ना, अरब वाले, थार वाले। इसके अलावा हम बात करें तो एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, यानी कि जो हमने बात कर रहा था ना ठंडा मरुस्थल, तो वो भी है गोबी का मरुस्थल, है ना, गोबी का मरुस्थल। ये ठंडा मरुस्थल है, चीन मंगोलिया में स्थित है। इसे सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल भी बोलते हैं। फिर हम बात करें इसके अलावा तकला मकान है ना, तकला मकान मरुस्थल है ना, ये भी चीन के अंदर है। तकला मकान, गोबी तकला मकान कहां पर है, चीन में। फिर हम बात करें काराकुम, काराकुम डेजर्ट, काराकुम कहां पर है, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। ये अभी मैं बता दूंगी कौन सा कहां पर है, ये मैंने लिस्ट बना रखी है। काइजरकुम, ये है काइजरकुम, काइजरकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान और सॉरी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, और काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। इनको मैं लिख भी देती हूँ यहीं पर ही, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। ये तुर्कमेनिस्तान में है, और जो काइजरकुम है ये है आपका कजाकिस्तान, और एक है आपका उज्बेकिस्तान। दो देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और मरुस्थलों की, तो हम ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल हैं, जैसे तानावी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन, ये सारे मरुस्थल कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। इनके हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, तानावी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन
ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी और सिम्पसन। ठीक है, ये मरुस्थल सारे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इनकी लोकेशन क्या आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया भी लगभग उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ही ये सारे माने जाएंगे, क्योंकि मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, गर्म मरुस्थल कहलाएंगे। फिर हम बात करें अफ्रीका में। अफ्रीका में दक्षिण में भी दो मरुस्थल है मुख्यतः, नामिब मरुस्थल कहाँ है, नामीबिया में नामिब मरुस्थल, और दूसरा है कालाहारी जिसे थर्स्ट लैंड भी बोला जाता है, प्यासी भूमि, थर्स्ट लैंड बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल को, प्यासी भूमि। इसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है कालाहारी मरुस्थल जो नामीबिया और ये दक्षिण अफ्रीका इन देशों में आसपास फैला हुआ है। नामिब जो है वो नामीबिया में नामिब कहते हैं, बेसिकली कालाहारी का ही भाग है ये, बस नामिब उसका अलग नाम दे दिया है। फिर हम दक्षिणी अमेरिका में आ जाए तो मुख्य मरुस्थल है दो, अटाकामा आपको पता ही है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ऐसा मरुस्थल जहां वर्षा ही नहीं होती, बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती, एक बूंद पानी नहीं गिरता। कोई वर्ष होता है जब थोड़ा बहुत पानी किसी हिस्से में गिरता हो, वरना जनरली यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं गिरता। सबसे शुष्क मरुस्थल है ये विश्व का, ड्राइएस्ट डेजर्ट। और दूसरा है पैटागोनिया, अर्जेंटीना चिली में स्थित है पैटागोनिया डेजर्ट। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एक पेरुवियन डेजर्ट भी है, इसमें पेरुवियन जो पेरू के तट पर स्थित है, पेरू में है पेरुवियन डेजर्ट। लगभग ये एक ही हिस्से हैं सब। एंडीज जो यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में यानी रेन शैडो रीजन में ये सारे स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में हम बात करें तो आर्कटिक डेजर्ट का कुछ हिस्सा लगता है उत्तरी अमेरिका में। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और भी कई सारे डेजर्ट हैं, जैसे ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो का पठार जो है, कोलोरेडो प्लेटू, ये भी एक तरह से डेजर्ट रीजन है, क्योंकि कोलोरेडो नदी ने काफी इसको उबड़ खाबड़ बना दिया है, काट दिया है। फिर है सोनोरान डेजर्ट जो है, ये डेजर्ट मैक्सिको में स्थित है। मोजावे या इसको मोहावे भी बोला जाता है, मोहावे या मोजावे, ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और चिहुआहुआ जो डेजर्ट है ये कहां पर स्थित है, ये भी मैक्सिको के आसपास, यूएसए मैक्सिको में स्थित है। चिहुआहुआ इसको बोलते हैं चिहुआहुआ। ठीक है, तो ये सारे डेजर्ट है जो पूरे विश्व में स्थित है अलग अलग जगह पर। तो उत्तरी अमेरिका में हमने देखा कौन कौन से हैं, ग्रेट बेसिन है, कोलोरेडो प्लेटू है, सोनोरान है, मोजावे है और इसके अलावा चिहुआहुआ है। दक्षिणी अमेरिका में हमने तीन देखे, पेरुवियन, अटाकामा और पैटागोनिया। दक्षिणी अमेरिका में हम चलेंगे तो सहारा का डेजर्ट था जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको नूबियन डेजर्ट भी कहा जाता है सूडान में, इसका जो हिस्सा है उसे नूबियन कहा जाता है सूडान के अंदर, सहारा को। और दक्षिण में नामिब डेजर्ट जो नामीबिया में है, और कालाहारी मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका, नामीबिया, जाम्बिया इन क्षेत्रों में है। फिर यूरोप में कोई डेजर्ट है नहीं। एशिया में हम आ गए तो हमें ज्यादातर ठंडे मरुस्थल देखने को मिल रहे हैं। गोबी हो गया है ना चीन मंगोलिया में, तकलामकान हो गया चीन में, फिर काराकुम हो गया तुर्कमेनिस्तान में, काइजरकुम हो गया कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इस तरीके से। बाकी थार हो गया और अरेबियन डेजर्ट हो गया। अरेबियन डेजर्ट के अलग अलग नाम है, रबल खाली है ना, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी थी, दश्ते काबिर, दश्ते लुट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं ही। तो ये सारे तो विश्व के डेजर्ट हो गए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए 2 मार्कर कि पर्टिकुलरली मान लो गोबी मरुस्थल के बारे में बताइए, दो मार्क्स का ये बनता है क्वेश्चन, और 15 शब्द आपको लिखने को मिले तो आप ये बता सकते हो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया चीन में है, ठंडा मरुस्थल है या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो इस तरीके से कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस टाइम याद हो बता सकते हैं। अभी धीरे धीरे आपको इस वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता है, तो जब आप वीडियो देखेंगे ना तो वीडियो का टाइटल लिखा होता है नीचे, उस टाइटल के पास एक एरो बना होता है, छोटा सा उल्टा त्रिभुज बना होता है उस टाइटल के पास। उस उल्टे त्रिभुज पर जब आप क्लिक करोगे, इस तरह से बना होता है, ये चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो गई है,
चलो देखते हैं ना। तो उल्टा त्रिभुज का साइन बना होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो एक नीचे थोड़ा सा और टेक्स्ट आ जाएगा, फिर वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, फेसबुक पेज का डिटेल लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े तो ये सारी चर्चाएं तो हमने कर ली हैं। आगे हम जा रहे हैं कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, ये पूरी लिस्ट में लेकर आगे की। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, इन सारे देशों में फैला हुआ है, यानी अफ्रीका के जो उत्तरी जितने भी देश हैं लगभग उनमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कई जगह, जैसे हम मिस्र की बात करें, इजिप्ट की, तो नील नदी ने यहाँ का जो मरुस्थल है उसको लगभग वैनिश कर दिया है, और यहाँ पे काफी अच्छी मरुस्थल में भी काफी अच्छी एग्रीकल्चर या कृषिगत जो क्रियाएं हैं वो संभव हो पाई थी। तो अलग अलग जगह मरुस्थल तो है, पर किसी किसी जगह जब जहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, जैसे ईरान की हम बात करें तो टिग्रिस है, यूफ्रेटस है, इन नदियों की वजह से जो ईरान का मरुस्थल है वो भी अच्छा सा एग्रीकल्चर वगैरह प्रोडक्शन कर लेता है। थार के मरुस्थल में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिंधु नदी है, तो थार का जो पाकिस्तान में एक्सटेंशन है वो सिंधु नदी की वजह से उतना शुष्क नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काफी सारे मरुस्थल हैं जहाँ पे नदियों ने उस मरुस्थल को, मरुस्थलीय दशाओं को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, सहारा मरुस्थल, अटाकामा, कालाहारी, अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, मंगोलिया, चीन मैंने आपको बता दिया, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, पैटागोनिया, थार, तकलामकान, मोजावे, ये सारे मरुस्थलों की लिस्ट जो है आपको इस पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको हर एक अलग अलग मैप पर दिखाई दिया है। इसमें एक चीज की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन एनालिटिकल बन सकता है, उसकी हम चर्चा यही कर लेते हैं कि अगर आप सारे मरुस्थलों को देखो इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे कि ये जो कौन से मरुस्थल उष्ण कटिबंध में है, कौन से उपोष्ण कटिबंध में है। तो अगर हम बात करें, लगभग आप देखोगे कि ज्यादातर जो मरुस्थल है ना, ये इस तरीके से, ये मान लो मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, तो ज्यादातर जो गर्म मरुस्थल आपको दिखेंगे वो कर्क और मकर रेखा के आसपास दिखेंगे, और वो भी कहां पर, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में, है ना, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में ये ज्यादातर आपको मरुस्थल दिखाई देंगे। तो उसकी क्या खास वजह है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि मरुस्थल क्यों पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का होना, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो भाई देखो हम बात कर रहे हैं कहां पर, उष्ण कटिबंध में, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की, और ये है आपकी 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। अब इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमें पता है यहाँ पर कौन सी विंड्स चलती है, ट्रेड विंड्स चलती है, व्यापारिक पवनें, जिनकी दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिण में होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि ये पवनें एक इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं पूर्वा पवनें हैं, ईस्टर्ली विंड्स हैं, ईस्टर्ली या पूर्वा पवनें हैं, जिनको हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो अरब व्यापारी थे, है ना, अरब व्यापारी इन पवनों का फायदा उठाकर जो है अपना व्यापार करते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। वो इन पवनों के साथ जो है मानसून में ये पवनों की दिशा चेंज हो जाती है, तो इन पवनों की दिशा के साथ साथ ये अपना व्यापार करते थे, इसलिए ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन जनरल इनको ईस्टर्ली या पूर्वा पवनें कह सकते हैं, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो जब ये पवनें, देखो इस मैप में अगर हम देखेंगे तो इस मैप में यहाँ पर वाटर बॉडी है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो जब ये पवनें पूरब से आती हैं, तो पूरब से जब आती हैं तो इनके पास मॉइस्चर होता है। क्या होता है, मॉइस्चर यानी आर्द्रता होती है। तो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में तो ये खूब अच्छी वर्षा कर देती हैं, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं तब तक इनकी आर्द्रता खत्म हो जाती है और ये वर्षा नहीं कर पाती। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि यहाँ पर पूर्वा पवनें चलती हैं जो अधिकांश वर्षा महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में कर देती हैं, और पश्चिमी हिस्से में लगभग वर्षा नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि अगर हम इन महासागरों की बात करें तो इन महासागरों में कुछ महासागरीय जलधाराएं चलती हैं, और आप देखोगे कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ लगभग ठंडी जलधाराएं चलती हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैनरी की जलधारा चलती है। अगर यहाँ पे बात करें दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, तो यहाँ पर बैंगुला जलधारा चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। इधर हम बात करें तो पेरू की जलधारा चलती है जो कि ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से इन पूरे क्षेत्र में जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है उस तरफ जो जलधारा चल रही है वो ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा के कारण हमेशा क्या रहता है, हाई प्रेशर की कंडीशन रहती है, क्योंकि तापमान कम रहता है, ठंडी जलधारा है, तापमान कम है,
कम है तो हवाएं कैसी, हवाएं भी ठंडी है, हवाएं ठंडी है तो भारी है, और भारी है तो नीचे बैठती है, जिससे हाई प्रेशर यानी उच्च दाब बनता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब बनता है। तो इसके इस आंसर में आप क्या क्या लिख सकते हो? पहली चीज, पूर्वापवनों के प्रभाव में पूर्वी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। दूसरी वजह, ठंडी जलधाराएं जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में चलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी स्थित होती है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर स्थित है, उच्च वायुदाब पेटी है, जिसके कारण पवनें हमेशा अवतलित होती हैं। और वर्षा के लिए क्या जरूरी है, पवनों का ऊपर उठना, यानी निम्न वायुदाब का होना जरूरी होता है वर्षा होने के लिए। और यहाँ पे उच्च वायुदाब बन रहा है तो यहाँ पे वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये कुछ खास वजह है जिसकी वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर जो किसका निर्माण हुआ है, मरुस्थलों का निर्माण हुआ है, और कर्क रेखा मकर रेखा के आसपास मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। कुछ और मरुस्थलों की अगर व्याख्या पूछ ली जाए, जैसे गोबी के मरुस्थल की बात करें तो गोबी का मरुस्थल महाद्वीप के बीचों बीच है। तो महाद्वीप के बीचों बीच है तो ना तो यहाँ पे प्रशांत महासागर से आर्द्रता आ पाती है, ना यहाँ पे अटलांटिक महासागर से आर्द्रता आ पाती है, और ना ही हिंद महासागर से आर्द्रता पहुंच पाती है, ना दक्षिणी चीन सागर से पहुंच पाती है। तो ये शुष्क रह जाता है, महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। गोबी, तकलामकान, काराकुम, काइजरकुम, ये सारे मरुस्थल महाद्वीपों के बीचों बीच होने के कारण महाद्वीपीयता का प्रभाव रहता है, कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट इस पर रहता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बनता है, ठीक है। फिर आगे हम इसमें चले ना, तो यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अरब में, अरब का जो मरुस्थल था वहां पे बदायूनी या बीदू इनको बोलते हैं, या तो ये जो है यहाँ पर निवास करती है जनजातियां। इसके अलावा अरब जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं, और ये जनरली क्या है, नोमैडिक हर्ड्समैन है, यानी कि घुमंतु चरवाहे हैं, ठीक है। तो अरब मरुस्थल में भी जनजातियां रहती हैं। कौन सी जनजातियां रहती हैं? बदायूनी रहती है और अरब रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहारा की, सहारा मरुस्थल की बात करें तो वहां पे रहते हैं तुआरेग जनजाति रहती है। ये भी क्या है, घुमंतु चरवाहे हैं, नोमैडिक हर्ड्समैन है। फिर हम बात करें गोबी के मरुस्थल में, जैसे मैं बताई थी ना 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ की जनजातियां लिख सकते हैं। जैसे गोबी के मरुस्थल में गोबी जनजाति रहती है और मंगोल जनजाति रहती है, ठीक है। और ये भी क्या है, घुमंतु चरवाहे हैं, यानी घूम घूम कर अपने मवेशियों को ये लोग चराते हैं, नोमैडिक हर्ड्समैन है, एक जगह टिकते नहीं है। फिर हम बात करें कालाहारी मरुस्थल की, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन रहते हैं, बुशमैन जनजाति रहती है। और ये क्या है, बेसिकली शिकारी हैं, प्रिमिटिव हंटर्स हैं और खाद्य संग्राहक हैं, यानी खाना इकट्ठा करते हैं अपना जंगलों से होकर, ठीक है। तो ये शिकारी हैं, खाद्य संग्राहक हैं, हंटर्स हैं और गैदरर्स हैं या कलेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है उनमें जनजाति रहती है बिंदीबू। तो इनसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि भाई इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पे कैसा जीवन है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे तो 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया गोबी का मरुस्थल, या 5 मार्कर में पूछ लिया। तो अगर आप इनके बारे में लिख कर आते हैं कि जैसे मान लो गोबी पूछा तो आपको पता है यहाँ गोबी और मंगोल जनजातियां रहती हैं, तो आप लिख के आएंगे तो आपके आंसर को वजन मिलेगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो क्योंकि कॉमन चीजें तो हर कोई लिख के आएगा, तो कुछ तो अलग आपको लिखना है। तो ये जनजातियां लगभग इन मरुस्थलों में रहती हैं, ठीक है। फिर हम बात करें क्या यहाँ पे ऐसी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है। भाई मरुस्थल है तो मरुस्थलों में कृषि जनरली नहीं होती है, पर फिर भी अगर हम देखें तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मरुस्थलों में जो जीवन है उनकी या आर्थिक संभावनाएं क्या है मरुस्थलों में, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे पहली चीज तो एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा नहीं है, बट फिर भी आप वहां की कुछ नदियां बता सकते हो। जैसे मैंने आपको मिस्र में बताया, इजिप्ट में नील नदी के कारण काफी सारी कृषि संभव हो पाई, और इसके अलावा बहुत पुरानी सभ्यता भी वहां फली फूली, काफी सारे बांध भी बना दिए गए, असवान बांध है ना, ऐसे कई सारे बांध बना दिए गए इस नदी पर, जिससे पानी को रोककर कृषि कार्य किया गया। ऐसे ईरान में आप एग्जांपल दे सकते हो, यूफ्रेटस है,
टिग्रिस है, इन नदियों की वजह से कृषि संभव हो पाई। तो थार में भी अपन ने देखा इंदिरा गांधी नहर आ गई, इंदिरा गांधी नहर के बाद काफी अच्छा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो हालांकि आर्थिक संभावनाओं के तौर पर कृषि का योगदान कम ही रहता है मरुस्थल में, बट वहां पे अगर कोई बड़ी नदी है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है। दूसरी चीज जो मरुस्थलों में होती है, तो हर मरुस्थल में कुछ ना कुछ खनिज मिलते हैं, तो उनकी हम एक डिटेल बना लेते हैं, जिससे अगर एग्जाम में अगर उस पर्टिकुलर मरुस्थल के बारे में आ जाए तो आप वो चीज भी वहां पे बता सके। तो खनन की क्रियाएं मरुस्थल में कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आबादी इतनी नहीं होती, तो खान खोदना बहुत आसान है, और जो थोड़ी बहुत आबादी होती है वो आराम से उन खानों में श्रमिक का काम कर सकती है। तो दोनों चीज है, एक तो वेस्टलैंड ज्यादा है, बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि ज्यादा है, तो आराम से खाने बना सकते हैं, और उन खानों में काम करने के लिए जो वहां की थोड़ी बहुत आबादी है वो हमें उपलब्ध हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर अलग अलग जो हमारे मरुस्थल हैं उनमें कौन कौन सी जो है चीजें हमें मिल रही है। जैसे हम सबसे पहले ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की बात कर लेते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यहाँ पे आपको पता ही है सोने की, गोल्ड की बहुत फेमस खाने हैं। कौन कौन सी? कालगुर्ली, और कुलगाड़ी। ठीक है, सोना मिलता है इसमें। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं या यहाँ पर जो आर्थिक संभावनाएं हैं उसमें सोने का जो है हम रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कालाहारी की, कालाहारी में हमने देखा था बुशमैन रह रहे हैं, तो कालाहारी में हमें डायमंड मिल रहा है, हीरा, तो हीरे का खनन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर मिल रहा है, तांबा, तांबे का खनन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ खनिज जो इन मरुस्थलों में पाए जाते हैं, अगर आप इनको आंसर में लिख के आते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आगे हम बढ़ लेते हैं, जैसे अटाकामा मरुस्थल की बात कर लेते हैं। अटाकामा दक्षिणी अमेरिका में था, मैंने बताया था सबसे शुष्क है, चिली अर्जेंटीना में है अटाकामा का मरुस्थल। मैंने बताया था एक बूंद पानी भी यहाँ नहीं गिरता है। तो अटाकामा मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का खनिज मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैलिश। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से सीमेंटेड ग्रेवल्स होते हैं, यानी चूने के कंकड़ होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, और इनसे बनता है सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, यानी उर्वरक होता है, और इसका इस्तेमाल कृषि क्रियाओं में किया जाता है, जिसकी वजह से इसका काफी एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता है ना। प्यासी भूमि से सोडियम नाइट्रेट का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, जिससे काफी धन संपदा इनको प्राप्त होती है, क्योंकि एक अच्छा उर्वरक है। फिर अगर हम बात करें जैसे चुकी का माटा की बात करें, चुकी का माटा कहाँ पर है? ये पेरुवियन डेजर्ट हमने देखा था ना, जहां जो पेरू के तट पर था। तो पेरुवियन डेजर्ट में यहाँ पर नाइट्रेट तो हमें मिलता ही है, आपने सुना होगा, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है जिसकी जो बीट होती है ना, बीट आपको पता है, जो उसकी मल होता है उससे हमें नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नाइट्रेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर है कॉपर, तांबा। तो चुकी का माटा जो रीजन है, कॉपर की सबसे बड़ी फेमस माइन है ये, कहाँ पर? पेरू के अंदर। तो चुकी का माटा जो है फेमस है कॉपर के लिए, नाइट्रेट के लिए, तो ये यहाँ पे हमें मिलता है। इसके अलावा जैसे हम देखें उत्तरी अमेरिका की बात कर लें, मैक्सिको पर्टिकुलरली, उत्तरी अमेरिका मैक्सिको की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिको में हमें सिल्वर मिलता है। जो हमने इतने सारे डेजर्ट देखे थे ना, जैसे हमने मोहावे देखा था, सोनोराम देखा था, है ना, चिहुआहुआ देखा था, तो ये वो रीजन है जहाँ पे जनरली हमें सिल्वर यानी कि चांदी प्राप्त होती है, और इसको आपको बताइए चांदी की कीमत। तो इसके अलावा इसी उत्तरी अमेरिका का जो रीजन है, इसमें उटाहा की बात करें, मैक्सिको में तो सिल्वर मिल रहा था, उटाहा की बात करें तो उटाहा में हमें यूरेनियम मिलता है, और यूरेनियम की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, तो ये मिलता है। इसके अलावा नेवादा की बात करें, सियरा नेवादा आपने सुना होगा, नेवादा, तो नेवादा के अंदर हमें यहाँ पर भी बहुत सारे तरह के खनिज मिलते हैं, जिसमें तांबा जो है एक प्रमुख खनिज है। तो ये सारे उत्तरी अमेरिका में हमें मिलने वाले खनिज हैं। और भी जैसे हमें पता है, जैसे सहारा की बात करें, है ना, सहारा का मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल हो गया, यहाँ पे आपको तेल तो पता ही है, तेल जो कि पूरे विश्व को हिला के रखता है, क्योंकि अभी देखा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है बहुत ज्यादा, तो तेल की इंपॉर्टेंस तो है ही। तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं,
मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेल खनन की संभावनाओं पर भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है मेंस के अंदर। तो उसके अंदर आप वर्ल्ड का एग्जांपल दे सकते हो, सहारा में अभी तेल मिला है, अरब में मिला हुआ है, तो अरब जो कंट्रीज हैं वो सारा तेल से ही कमा लेती है। हालांकि वहां पे विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक विकास ना होते हुए भी आर्थिक वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है, किसकी वजह से? तेल के कुओं की वजह से। और राजस्थान का भी जो मरुस्थल है वहां पे हमें काफी सारा तेल मिला है, बीकानेर नागौर बेसिन हो गया, जालौर सांचौर बेसिन हो गया, तो ये सारी जो जगह हैं आप इनको आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए कुछ आपको वर्ल्ड के एग्जांपल मिल गए और लोकल एग्जांपल हमारे पास हैं। तो इस तरीके से जैसे राजस्थान के मरुस्थल की हम बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल में आपको पता है जैसे जिप्सम मिलता है ना, पोटाश भी अभी अभी हमें मिला है इधर ये बीकानेर और चूरू वाले रीजन में, है ना, पोटाश मिला है, तो ये काफी अच्छी बात है। इंडिया 100% पोटाश का आयात करता है। तो जो भी खनिज हमें यहाँ मिलते हैं आपको पता ही है, सारी डिटेल्स आपने रट रखी हैं, तो उनको आंसर में आप इजीली यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। मरुस्थल की अगर हम बात करें भारत और राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ थार के मरुस्थल की अवस्थिति के कारण बताइए। तो अवस्थिति के कारण आप बचपन से लेकर बाल्य से लेकर अब तक पढ़ते आओगे। पहली चीज वही हाई प्रेशर बेल्ट के आसपास है, वही कर्क रेखा जाती है बीचों बीच से, आपको पता ही है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड के हमने 3 कारण लिखे वो तो आपको लिखने ही हैं कि कर्क रेखा या मकर रेखा के पास स्थित है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च वायुदाब पेटी है, जिसकी वजह से वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर है, ये भी जो थार का मरुस्थल है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर है, और उत्तर पश्चिमी भाग पर होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तीसरी चीज यहाँ पर हमने देखा था कि ठंडी जलधारा है, तो भारत के भी जो तट है वहां पर पश्चिमी तट है, और यहाँ पर जो है मानसून के कारण हालांकि दिशा परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ठंडी जलधाराएं बहती हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर अरावली की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ना होकर सीधे होती, यानी कि पूर्व पश्चिम होती, तो शायद बहुत अच्छी वर्षा होती और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान राजस्थान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अरावली की स्थिति मानसून की दिशा के समानांतर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब शाखा है वो इसके समानांतर निकल जाती है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। तो एक मुख्य कारण यहाँ पर अरावली का होना है। इसके अलावा जो भी शुष्क स्थान होते हैं ना, जैसे कोई ड्राई रीजन है, वर्षा होने के लिए संतृप्तता स्तर पर पहुंचना यानी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचना जरूरी होता है। सैचुरेशन पॉइंट या संतृप्तता स्तर क्या होता है कि किसी भी हवा में एक जलवाष्प को धारण करने की क्षमता होती है, कि जैसे मान लो अगर 1 लीटर हवा है तो कितने लीटर उसके अंदर जलवाष्प हो सकती है, तो उतनी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है, अगर उतनी क्षमता पहुंच जाए, यानी मान लो वो 1 लीटर जो है जलवाष्प को धारण कर सकती है और 1 लीटर जलवाष्प हो गई, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन होते ही जैसे ही संतृप्तता स्तर आ जाता है, वैसे ही कंडेंसेशन यानी संघनन शुरू हो जाता है और बादल बन जाते हैं, वर्षा हो जाती है। लेकिन जो स्थान शुष्क है वहां पर संतृप्तता स्तर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जलवाष्प भी नहीं है पहली चीज, तो ऊपर से हवा गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्म मरुस्थल है, हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर हवा फैल जाती है। जैसे ही हवा फैल जाएगी तो इसके अंदर काफी सारा रिक्त स्थान बन जाएगा और जिसके अंदर जल धारण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, वैसे ही जलवाष्प कम है, ऊपर से और जल धारण की क्षमता बढ़ गई तो जलवाष्प और परसेंटेज में भी कम हो गई, तो इससे क्या होता है, वर्षा की संभावनाएं और नगण्य हो जाती हैं। तो इस तरह से काफी सारे रीजन हैं। कुछ हद तक जो है वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टैथिस सागर का अवशेष है, टैथिस सागर का अवशेष है, तो यहाँ पे ये मतलब पीछे हट गया टैथिस सागर, तो उसका नीचे वाला हिस्सा है तो मरुस्थलीय हिस्सा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको बस कैसे भी करके आपको आंसर जस्टिफाई करना है। बस एग्जाम में आपको ये बात याद रखनी है कि फ्लो चार्ट्स और डायग्राम मैक्सिमम आपको यूज करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एग्जाम में जो मरुस्थल से क्वेश्चन आएगा वो इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करो, शेयर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे जब अगला वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।